मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले 2 वीडियोस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की चर्चा करते आ रहे हैं। यह उस किस्त में तीसरी किस्त और अंतिम किस्त है जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हटाया गया था, हटा करके यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है, उसमें अपराधों के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भी प्रावधान थे। चूंकि मजिस्ट्रेट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रीम मजिस्ट्रेट, जैसे आप जानते हैं एसडीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, और बहुत सारे लोगों को शक्तियां इसके लिए प्रदत्त की जाती हैं। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साइड जो है सो अपराधों इत्यादि को देखता है, और जो एक्सट्रीम मजिस्ट्रेट है शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधानों को देखता है। सीआरपीसी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधान थे, लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधान थे, पब्लिक न्यूसेंस दूर करने के प्रावधान थे, इजमेंट्री राइट इत्यादि को मेंटेन कराने के प्रावधान थे, सुरक्षित रखने के प्रावधान थे। जो एक्सट्रीम मजिस्ट्रेट देखते थे, एसडीओ देखते थे, या उनके अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट लोग हुआ करते थे वो देखते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बहुत सारी इसमें शक्तियाँ थी। जैसे 144 जो लागू किया जाता, अगर किसी क्षेत्र में अशांति अगर फैलने वाली हो तो संभावना को ख़त्म करने के लिए 144 लागू किया जाता था। में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ज़रूर होगी, आपने शब्द ज़रूर सुने होंगे। तो कई बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी होता, कई बार एसडीओ की ओर से जारी होता, क्योंकि दोनों को एक्सट्रीम मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदत्त की गई सीआरपीसी के तहत। अब अजीत कुमार जी जो पटना हाई कोर्ट के एपीपी हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एजीपी हैं, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनसे आप लगातार परिचित होते रहे हैं, वे आज मेरे सामने हैं। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये जो शांति व्यवस्था बनाए रखने या लोक व्यवस्था बनाए रखने या अशांति फैलती है तो उसको रोकने के लिए जो प्रावधान सीआरपीसी में थे, उस तरह के प्रावधान इसमें हैं या नहीं हैं, और हैं तो वह क्या क्या है? अजीत कुमार जी। जी नमस्कार। वैसे जो कानून सीआरपीसी के अंतर्गत है, 107 का, 129 का, 130 का, 144 का, 133 का, 147 का और 151 का, वो सिमिलर कानून इसमें है। सेक्शंस बदल गए हैं। जो 107 था वो 126 हो गया है, जो 129 था वो 148 हो गया है, 130 149 हो गया है, 144 163 हो गया है, 147 166 हो गया है, 151 170 हो गया है बीएनएसएस 223 में। अब है कि वो कहता क्या है और कैसे काम करेगा, तो उसमें बदलाव नहीं है। मोटे तौर पे 107 जो है वो 126 बीएनएसएस है। वो कहता है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति, वो पिछले कानून में भी कहता था। ये बॉन्ड बिल्कुल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया थी। जो कोई भी अशांति भंग करने के, जो अशांति फैलाने, शांति भंग करने के जो भी लोग आरोपी थे उनके ऊपर बॉन्ड से भरवाया जाता था। तो ये प्रक्रिया अभी भी है जी। जैसे अब 129 था, उसमें सिविल बल के प्रयोग द्वारा भीड़ को तितर बितर करने का, मतलब जो जमाव, अनलॉफुल असेंबली के लिए नाजायज जो भीड़ होती जाती है, जी, नाजायज मजमे को डिस्पर्सल के लिए, तो इसमें भी प्रावधान है जो सेक्शन 148 है। इसी तरह का 149 है जो पूर्व में 130 था, वो जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना। इसी तरह का सारे प्रावधान हैं। जो 144 थे पहले, वो 163 हो गया, जिसमें शांति भंग करने की प्रक्रिया जो थी उसको अशांति न फैले इसके लिए। और ईजमेंट का था 147, जो किसी भी व्यक्ति का पानी बिजली आना जाने का जो प्रावधान था, जिसको कोई अवरुद्ध करता है तो उसके लिए 147 था सीआरपीसी में। इसमें 166 हो गया है मुख्य रूप से। यानी आपका कहना है कि
जो प्रावधान सीआरपीसी में थे जी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में, जी हाँ, वे सारे प्रावधान जस के तस बीएनएसएस भारतीय नागरिक BNSS सुरक्षा 223 संहिता में रखे गए हैं। जी हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जस के तस रखे गए हैं तो अभी भले ही सेक्शंस का नाम बदल जाए, इन कार्रवाई उसी प्रकार से जी बिल्कुल होती रहेगी। जी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी एक्सट्रीम मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां सीआरपीसी में थी वो शक्तियां बीएनएसएस रहेंगी, में भी बराबर की शक्ति है। और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में तो आपने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो अब हम थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि वैसी दशा में जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि सेक्शंस के नाम बदलने का क्या फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने सेक्शन थे लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। अब 144 इतना ज़्यादा जुबान पे चढ़ा हुआ है, जैसे हम भी जब विद्यार्थी हुआ करते थे तो 1973 के पहले भी सीआरपीसी मौजूद थी, तो 144 लागू हो गया। ऐसा सुनते थे कि 5 आदमियों से ज़्यादा का मजमा कहीं नहीं बनाया जा सकता, तो 144 शब्द सुनते थे। ये सब सेक्शंस को चेंज करने के का लाभ क्या है, मतलब इसका उसके उद्देश्य क्या था, वही सेक्शन रखने में क्या दिक्कत थी? असल में जो पुराना कानून था वो 484 सेक्शंस उसमें थे सीआरपीसी के तहत। इस नए कानून में उसको उस कानून में संशोधन करके बहुत सारा सेक्शंस जोड़े गए थे, ये भी या 1, 2। इसमें सभी को मिला करके 531 धाराएं जोड़ी गई है, बनाई गई हैं। तो सेक्शंस ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन अच्छा, सेक्शंस की संख्या बढ़ गई है। जी बिल्कुल 531 धाराएं इसमें हो गई है। अब है कि सेक्शन बने हैं, बढ़े हैं, तो क्रम से जो जोड़ा गया है उसमें सेक्शन आगे पीछे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये बताएं, कोई नया सेक्शन भी इसमें जोड़ा गया है जो सीआरपीसी में नहीं था, शांति व्यवस्था से संबंध में या अन्य के संबंध में? नहीं, शांति व्यवस्था से संबंधित जो सेक्शंस थे सो हैं, इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा गया। अन्य में जोड़ा गया है? अन्य में जैसे 41 था, 41A था, तो उसको एमलगेमेट करके 35 कर दिया गया। ऐसे ही कई सेक्शंस में हुए हैं, कुछ को बढ़ाया गया तो है। मुझे लगता है कि जब बहुत सारे प्रावधान सेम हैं या कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो शायद सीआरपीसी में संशोधन करके भी काम चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार की जो सोच रही होगी उस हिसाब से एक कार्रवाई हुई है। ये मैं अंत में आप चूँकि अंतिम किस्त है इसलिए जानना चाहूँगा, ये कहा जाता है कि शायद मैंने पहले भी पूछा था लेकिन मैं पुनः पूछ लेना चाहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता का जोर ज़्यादा दंड देने पर था, जबकि इसमें नागरिकों के सुरक्षा के बारे में है, और यह भी कि वह औपनिवेशिक शासन का प्रतीक था और यह शुद्ध भारतीय शासन का प्रतीक है। इस पर आपकी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा अंतिम रूप से। उसमें संशोधन करके किया जा सकता था, बहुत कुछ नहीं जोड़ा गया है, लेकिन एक चीज़ इसमें खास करके साइबर लॉ को ऐड किया गया, और ट्रायल में कोई रहे न रहे उनके खिलाफ सारी प्रक्रियाएं होगी और उनको सज़ा डिलीवर किया जाएगा। तो ये हमारा मुख्य रूप से इसमें कानून को लाया गया है, बाकी तो ज्यों का त्यों है। तो मित्रों, आपने अजीत कुमार जी को सुना। मूलतः इस वीडियो में हमारा मकसद था कि जो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रावधान हैं उनकी जानकारी आपको दी जाए। तो ये कह रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहाँ तक ये सोचने का सवाल है कि साहब ये दंड पर जोर नहीं होकर के नागरिक सुरक्षा पे जोर है, तो इस जोर को इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जो एविडेंस कलेक्ट करने की बात है सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में, वो एविडेंस फोरेंसिक रूप से भी होगा, और यह भी कि यदि कोई एब्सकंडर है जो भाग जाते हैं, लोग भगोड़े हो जाते हैं, आरोपी, उनके अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने की बात है, उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है इन एब्सेंसिया। हालांकि ये जो इन एब्सेंसिया सज़ा दी जाएगी उसका कार्यान्वयन किस प्रकार से हो पाएगा मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। हमें देखना चाहिए कि भविष्य में ऐसे मामलों में जब कई लोग तो देश ही छोड़ के भाग जाते हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई है, उसके आलोक में उनको वापस लाने की कोशिश होती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो बैंकों से पैसा लेके, नाम तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हीरे के कुछ व्यापारी हैं, कुछ हवाई जहाज़ वाले हैं,
ऐसे लोग पैसा लेके भागे हुए हैं, तो उनको एक्सट्रेडाइट करने की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि उनके विरुद्ध यहाँ मुकदमा चलाया जा सके। अब चूंकि उनका तो सारा मामला 1 जुलाई 2024 के पहले का है, तो उस पर तो CRPC लागू होगी, लेकिन भविष्य में यदि किन्हीं पर नहीं, उन पर तो लागू होगी, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद ट्रायल इसी कानून से चलेगा। हाँ, लेकिन मान लिया जाए कि उन लोगों पर अगर ट्रायल चलता भी है और आप उन्हें यहाँ लाने में सफल ही नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें आप जो भी सजा दे दें, उस सजा का कार्यान्वयन कराना तो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप सजा देने के बाद कहेंगे कि एक्सट्रेडिशन उनको किया जाए, हमारे जेलों में आएंगे। तो आपको याद होगा कि एक सज्जन है जो लंदन में हैं, हीरा व्यापारी, और उनके बारे में उन्होंने कोर्ट में कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है और बम्बई में मुझे ले जाके जेल में बंद किया जाएगा, और बम्बई की जेल मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, हानिकारक है। तो वहाँ की अदालत ने हम लोगों से यहाँ से पूछा कि आप बताइए जेल की स्थिति क्या है, तो कहेंगे हमको सजा अगर वहाँ मिलेगी और वहाँ बंद किया जाएगा तो मैं तो बिल्कुल रह नहीं हो जाऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल समस्याएं आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। खैर, समस्या आएंगी तो इसका समाधान भी निकलेगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में आप सबने अजीत कुमार जी से हमने तीनों वीडियो मिला करके अच्छी जानकारी हासिल कर ली है। इस वाले में शांति व्यवस्था से संबंधित मामलों की भी जानकारी हासिल कर ली है। हालांकि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से औपनिवेशिक जो कानून कहा जाता है CRPC के बारे में, उस औपनिवेशिक कानून में क्या संशोधन करके इसके भारतीयकरण किया गया है, क्योंकि मुझे तो इतना दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि मैंने पूरा कानून पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन अब सरकार ने तो कहा कि ऐसा ही हुआ है, तो आप भी इस पर विचार करेंगे। हमारे वीडियो का मकसद ये होता है कि हम इन बिंदुओं पर नागरिक की हैसियत से विचार करें, और मैं समझता हूँ कि आप भी विचार करेंगे। यदि आपको लॉ में इंटरेस्ट होगा तो आप बाकायदा इसको, ये इंटरनेट पे उपलब्ध है, वेबसाइट पे इसके बने हुए उपलब्ध है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। किताब आप जरूर जानना चाहिए। किताब तो उपलब्ध है, तो महंगी किताब है, लेकिन यदि आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप गूगल सर्च करके ले लेंगे। तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे देश का महत्वपूर्ण कानून है और इस कानून की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इसलिए कभी कानून को अगर हम तोड़ दें बिना अनजाने में भी, तो हम अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए इस चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अजीत कुमार जी ने जो कुछ बताया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, कृपया अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, और कृपया यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।